हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जो कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ठीक है, जो कि चैप्टर 6 है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि क्या है जियोमॉर्फिक प्रोसेस और किस वजह से ये प्रोसेस क्रिएट होता है। जैसे कि अपना एंडोजेनिक प्रोसेस हो गया, एक्सोजेनिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, वोल्केनिज्म आपको मैंने पढ़ा ही दिया है, एक्सोजेनिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर वेदरिंग क्या है। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, लैंडस्लाइड वगैरह, ये सब के बारे में हल्का हल्का पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एंड आई होप कि आप सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे और लिंकेजेस मैं बनाने की कोशिश किया हूँ इस सेशन में। ओके, तो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको ये समझ आई या नहीं आई। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती क्या है। तो ठीक है, तो द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो तरह की फोर्सेस होती है जो कि क्रिएट करती है फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन अर्थ मटेरियल पे ये क्रिएट करती है, जिसकी वजह से चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ के। ठीक है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस फोर्सेस है वो फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन क्रिएट करती है अर्थ मटेरियल पे, जो कि चेंज करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। उसी को हम कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस किस वजह से होता है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, और जो इंटरनल फोर्स होता है उसको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। इन सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और जो फेनोमेनन होता है वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज कॉल्ड ग्रेडेशन। और जो फेनोमेनन होता है रिलीफ वेरिएशन का सर्फेस ऑफ द अर्थ से, जो वियरिंग होता है सर्फेस ऑफ द अर्थ से, उसको हम लोग ग्रेडेशन कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं कि जो एंडोजेनिक फोर्स होती है वो लैंड बिल्डिंग होती है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस एंड द सेम एज एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है? एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है ये लैंड वियरिंग फोर्सेस होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने मार्क आउट कर रखा है कि एंडोजेनिक फोर्सेस आर लैंड बिल्डिंग एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस आर लैंड वियरिंग प्रोसेस। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस के टाइप कौन कौन से हैं, इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, जैसे कि डायक्टोफ्रिज्म और वोल्केनिज्म है जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट प्रोसेस में काम आता है। ठीक है, और वियरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है। ठीक है, और जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव एंड करंट, ये सब जियोमॉर्फिक एजेंट होते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट और ग्रेविटी की वजह से इरोजन होता है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगे तो मोबिलिटी नहीं, जिसकी वजह से मोबिलिटी नहीं होगी, मतलब ट्रैवल नहीं कर पाएगा ये एक जगह से दूसरी जगह, और उसकी वजह से इरोजन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो मूवमेंट होता है सरफेस पे और विद इन द सरफेस के, वो ग्रेडियंट्स की वजह से ही होता है, और हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम देखते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो एंडोजेनिक प्रोसेस मैंने क्या बताया, जो इंटरनल ऑफ द अर्थ से आए। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि द एनर्जी इनिमेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ। ठीक है, जो एनर्जी आती है विद इन द अर्थ पे, वही मेन फोर्स है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का। ठीक है, और एनर्जी मोस्टली कहाँ से जनरेट होती है? देखें कि रेडियो एक्टिविटी से होती है, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन से होती है, प्रीडोमिनल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ से होती है। ठीक है, और द एक्शन ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस आर नॉट यूनिफॉर्म एंड हेंस द टेक्टोनिकली कंट्रोल ओरिजिनल क्रस्टल सर्फेस इज अनइवन। जो एक्शन होता है एंडोजेनिक फोर्सेस का वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉट यूनिफॉर्म। नॉट पे फोकस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट में खेल जाती है ये कि नॉट हटा देगी और इसमें लिख देगी द एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस आर यूनिफॉर्म, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये नॉट यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है जो एक्शन होता है एंडोजेनिक फोर्स। अब हम देखते हैं इसके टाइप। तो एक्सोजेनिक में एंडोजेनिक में एक डायस्टोफ्रिज्म होती है। ठीक है, तो क्या होती है? सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शन ऑन द अर्थ क्रस्ट, जितने भी प्रोसेस होते हैं जो कि मूव करता है, एलिवेट करता है, बिल्ड होते हैं अर्थ क्रस्ट पे, वो डायस्टोफ्रिज्म में आते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड्स ओरोजेनिक प्रोसेस, इसमें भी एक होता है ओरोजेनिक प्रोसेस, और दूसरा होता है एप्रोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, फिर तीसरा डायस्टोफ्रिज्म में क्या होता है? अर्थक्वेक होता है, और चौथा होता है प्लेट टेक्टोनिक, जिसको कि हम लोग वोल्केनो भी बोल सकते हैं। ओके, ये चार चीज़ें डायस्टोफ्रिज्म में इंपॉर्टेंट है। सिंपल कि जो भी प्रोसेस जो अर्थ पे एलिवेट होता है, मूव होता है, पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट नीचे जो भी एलिवेट होता है, बिल्ड होता है, मूव होता है, उसको हम डायस्टोफ्रिज्म कहते हैं, जिसमें जो चार चीज़ें हैं, सॉरी, ओरोजेनी है, एप्रोजेनी है, फिर से अर्थक्वेक है एंड प्लेट टेक्टोनिक है। ओके, तो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ओरोजेनिक प्रोसेस क्या होता है। तो ओरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग, सिंपल चीज़, ओरोजेनिक प्रोसेस कौन क्या है? ये माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस है। ठीक है, एंड थ्रू सेवरल सीवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नॉट नैरो बेल्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये फोल्डिंग और अफेक्टिंग लॉन्ग नैरो बेल्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट फोल्डिंग क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ओरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो ये सही होता है। ठीक है, तो ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है इन सिंपल। ओरोजेनिक प्रोसेस ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। और एप्रोजेनिक प्रोसेस क्या है? इन्वॉल्व अपलिफ्ट एंड रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये अपलिफ्ट करता है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, ठीक
ठीक है। फिर अब देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि अर्थक्वेक लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है क्रस्ट प्लेट का, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनिक, ओरोजेनिक कौन सा होता है, माउंटेन बिल्डिंग होता है, ठीक है। द क्रस्ट इज सेवरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स, फोल्ड्स में जो क्रस्ट होता है वो डिफॉर्म हो जाता है। ड्यू टू एप्रोजेनी दे में भी सिंपल डिफॉर्मेशन, एप्रोजेनी की वजह से सिंपल डिफॉर्मेशन होता है। और एक मिनट, आपको मैं बस ओरोजेनिक के बारे में, ओरोजेनिक प्रोसेस जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। और नेक्स्ट क्या है, एप्रोजेनिक प्रोसेस है, ये वर्टिकल मूवमेंट होता है और ये लैंड बिल्डिंग प्रोसेस है। एक चीज़ ओरोजेनिक में याद रखिए कि ये डिफॉर्म होता है फोल्ड्स में, ठीक है। और ये जो एप्रोजेनी है वो सिंपल डिफॉर्मेशन होता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस है, जैसे कि हो गया डैश एप्रोजेनी और ओरोजेनी, ये दोनों बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं डायस्ट्रोफ्रिज्म, स्लो मूवमेंट की वजह से, ठीक है। और अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक ये हो गया आपका था कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट, क्योंकि ये बहुत तेज होते हैं, ओके। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। वेलकॉनो आपको मैंने पढ़ाई दिया था, फिर आप आगे तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर जनरल टर्म ड्यूनाडेशन। जो भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका वियरिंग हो गया, मास वेस्टिंग हो गया, मास मूवमेंट हो गया, इरोजन हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सब क्या है, ये एक्सोजेनिक एजेंट्स हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं ड्यूनाडेशन। ये ड्यूनाडेशन में इंक्लूड होता है इन सिंपल टर्म्स कि ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कवर्ड अंडर जनरल टर्म ड्यूनाडेशन, ओके। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस जियोमेट्रिक प्रोसेस कवर जो जनरल टर्म होता है ड्यूनाडेशन होता है। और ड्यूनाडेशन में कौन कौन सा होता है, वेयरिंग, मास वेस्टिंग, मूवमेंट, इरोजन, ये सब होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल हैविंग अ स्लोपिंग सर्फ एंड टेंड्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, इतना कुछ रिलेवेंट है नहीं। फोर्स एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल शियर स्ट्रेस, ये पूछ लेता है डेफिनेशन आपको, ठीक है। द बेसिक रीजन दैट लीड्स टू वियरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इज ब्रॉडली ऑफ अर्थ मटेरियल। बेसिक रीज़न जो होता है, जो कि वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन डेवलपमेंट करता है, वो स्ट्रेस इन द बॉडी ऑफ द अर्थ मटेरियल, स्ट्रेस की वजह से ये जो बेसिक रीजन होता है वेदरिंग का, मास मूवमेंट का, ओके। और टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, टू क्लाइमेट एलिमेंट दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेस। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो इंपॉर्टेंट क्लाइमेट एलिमेंट है जो कंट्रोल करता है बहुत सारे प्रोसेस को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ड्यूनाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, वेयरिंग होता है, मास मूवमेंट होता है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो वेयरिंग किसकी वजह से होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से होता है और केमिकल एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ये डायग्राम आप याद रखेंगे, इससे PYQ बना हुआ है, ठीक है। मास मूवमेंट किसकी वजह से होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज द सोल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस के सोल ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और सोलर एनर्जी की वजह से होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वेदरिंग के बारे में। तो उससे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ये तीन चीज़ें इसके बारे में आप याद रखिएगा, क्या 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 सी। तो ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव है। और ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो बहुत ईजी है। और थर्ड क्या है, ये है लैंड वियरिंग फोर्सेस। और एंडोजेनिक कौन सी था, लैंड बिल्डिंग प्रोसेस था, ओके। अब हम देखते हैं वेदरिंग के बारे में, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो वेदरिंग के बारे में शुरू करते हैं कि वेदरिंग क्या है, एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल। वेदरिंग जो है वो एक्शन ऑफ एलिमेंट होता है वेदर और क्लाइमेट अर्थ मटेरियल की वजह, वेदर और क्लाइमेट की वजह से अर्थ मटेरियल पे जो भी एक्शन होता है उसको हम वेदरिंग कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेस विद इन वेदरिंग विच एक्ट आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर टू अफेक्ट द अर्थ मटेरियल, ठीक है। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक की वजह से वेदरिंग होता है, ठीक है। ये आपका PYQ आ चुका है एक एग्जाम्स में, ठीक है। ये जो वेदरिंग है वो इन साइट और ऑन साइट प्रोसेस है, याद रखेंगे आप कि ये इन साइट और ऑन साइट प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते हैं कि वेदरिंग प्रोसेस आर कंडीशन बाई, वेदरिंग प्रोसेस किसकी कंडीशन बाई किस कौन कौन से है, तो कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल टर्म्स है, जो कि क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, वेजिटेटिव फैक्टर हो गया, ठीक है। और वेदरिंग जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सॉइल के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब देखते हैं कि जो वेदर रॉक चेंज होता है वॉल्यूम में, अगर मान लीजिए कि ये रॉक है, ठीक है, और ये टूट गया, वेदर हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज हो गया उसको हम लोग कहते हैं सैप्रोलाइट। ये आपका एक PYQ है, मैं ऐसे ही दिमाग में आया ये मेरे, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, इसको हम लोग सैप्रोलाइट कहते हैं, जो कि वेदर रॉक जो चेंज करता है वॉल्यूम में उसको सैप्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। और जब प्रोसेस ऑफ लैंडस्केप फॉर्मेशन बाय डीप वेदरिंग फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग ऑफ सैप्रोलाइट, और इस सैप्रोलाइट में अगर स्ट्रिपिंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इचिंग, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में क्या याद रखोगे आप कि चेंज होता है अगर
वेदर रॉक के वॉल्यूम है तो उसको हम लोग सेप्रोलाइट कहते हैं, और स्ट्रिपिंग होता है सेप्रोलाइट में तो उसको हम लोग कहते हैं इचिंग, ठीक है। और ब्लैक कॉटन सॉइल तो आपको पता है वेयरिंग फीजर वैल्कॉनिक रॉक की वजह से होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेदरिंग के टाइप हैं हमारे 3, कौन कौन से हो गए? केमिकल हो गया, एक मिनट, केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया और बायोलॉजिकल हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल। तो केमिकल में क्या होता है? सॉल्यूशन प्रोसेस, अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस वाया सॉल्यूशन की वजह से, कार्बोनेशन की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से और रिडक्शन की वजह से। निमोनिक इसका क्या रखोगे? हॉर्स। एच मतलब हाइड्रेशन, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, आर से रिडक्शन, एस से सॉल्यूशन और सी से कार्बोनेशन, ठीक है। बेसिकली 4 है: सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑन द रॉक टू डिकम्पोजर डिजॉल्व टू रिड्यूस देम टू फाइन क्लेसाइट स्टेट। क्लेसाइट स्टेट मतलब विदरिंग, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे एक टर्म याद नहीं आ रहा, क्लेसाइट, क्लेसाइट को हम क्या कहते थे? ऑक्सीजन एसिड, मैं आपको बता दूंगा आगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में कुछ चीज़ें हमें जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में ये हॉर्स हो गया आपका, हाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कार्बोनेशन हो गया और सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसमें जानना कि ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड में, ठीक है। और हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक में। हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल यानी टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई होगा तो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक में हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो जो सॉल्यूशन है हमारा, ये टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग, तो जो कोई भी चीज़ अगर डिजॉल्व होता है वाटर में तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। सिंपल टर्म्स में याद हो गया आप, ठीक है। और कार्बोनेशन क्या होता है? फिर हम देखते हैं कि कार्बोनेशन क्या होता है। तो कार्बोनेशन होता है रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विथ मिनरल्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं हाइड्रेशन क्या होता है। तो हाइड्रेशन होता है केमिकल एडिशन वाटर का, ठीक है, किसी भी मिनरल्स में, ठीक है। और जो हाइड्रेशन है ये बोथ केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग होता है, बोथ केमिकल प्लस फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। ये हमारे पुराने बुक में दिया हुआ है, हम लोग के बुक में ये नहीं दिया हुआ है, तो मेरे पास तो है पुरानी बुक, बोलोगे तो आपको मैं PDF उसका भेज दूंगा जिसके बारे में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। फिर आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपको पता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो फिर क्या है, दूसरा क्या है वेदरिंग का प्रोसेस? तो वो होता है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। वो डिपेंड करता है सम अप्लाइड फोर्स पे, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स पे, एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस जिसकी वजह से क्रिस्टल ग्रोथ होता है, ठीक है। फिर वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय वेटलिंग एंड ड्राइंग साइकिल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस आर कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बहुत सारा फिजिकल प्रोसेस होता है, उसकी वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। Great damage to rock because of continuous fatigue. The rock suffers due to repetition of contraction and expansion. Contraction and expansion भी बहुत होता है। और इसमें एक चीज़ याद रखो, क्रिस्टल ग्रोथ होता है फिजिकल वेदरिंग की वजह से, ठीक है। रूट्स का एक एग्जाम्पल है, उसकी वजह से ही होता है, ठीक है। और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? अनलॉकिंग एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग होता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग होता है, ठीक है। फिर सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ भी होता है और सॉल्ट वेदरिंग भी इसी का टाइप होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल उतना कुछ रिलेवेंट है नहीं, बेसिकली आप याद रखोगे कि अर्थवॉर्म, टर्माइट्स और रोडेंट्स एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर उसका हेल्प करता है, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, ठीक है। रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयरन्स फ्रॉम वेदरिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर देखते हैं एक्सफोलिएशन। तो जो एक्सफोलिएशन है ये आता है आपका फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में, ठीक है। थर्मल कंट्रैक्शन एंड सॉल्ट वेदरिंग। एक्सफोलिएशन एक रिजल्ट है, ना कि कोई प्रोसेस है, ठीक है। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन की वजह से होता है और टेम्परेचर चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है कि सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ नॉट अ केमिकल वेदरिंग, तो ये क्या है? ये फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है, याद रखेंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस क्या है वेदरिंग का। तो वेदरिंग प्रोसेस फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक फ्रेगमेंट एंड प्रिपेयरिंग द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रिगोलिथ एंड सॉइल बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट। ये वेदरिंग जो है हेल्प करता है रॉक ये सॉइल फॉर्मेशन में, मास मूवमेंट में, ठीक है। इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक आर नॉट वेदर्ड। इरोजन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा जब तक रॉक टूटेगा नहीं, ठीक है। जब तक रॉक टूटेगा नहीं तब तक इरोजन होगा नहीं सही, ठीक है। वेदरिंग एड मास वेस्टिंग, इरोजन एंड रिडक्शन और रिलीफ एंड चेंजेस, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक एंड डिपॉजिट हेल्प इन इनरिचमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स। वेदरिंग जो रॉक होता है वो हेल्प करता है इनरिचमेंट वैल्यूएबल ओर्स का, जैसे कि मैंगनीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। वेदरिंग इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये बॉक्स आप पढ़ लोगे। फिर आप देखते हैं मास मूवमेंट के बारे में। तो ये ग्रेविटी की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे कि ग्रेविटी हो गया, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रोसेस में मास मूवमेंट के, ठीक है। और ड्राइविंग फोर्स
कौन सा हो गया इसका, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गया, ठीक है। और जो मास मूवमेंट है वो नहीं आता है हमारा, ये क्या कहते हैं, इरोजन में ये मास मूवमेंट नहीं आता है। और नो जियोमेट्रिक एजेंट लाइक, जो कि मैंने बता दिया, ग्लेशियर विंड और करंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। डू नॉट कम अंडर इरोजन, ठीक है, इरोजन के अंदर नहीं आता है ये बहुत एक्टिव होता है, ठीक है, ये बहुत एक्टिव होता है। कौन सा सिचुएशन है जो कि फेवर करता है मास मूवमेंट को, तो वीक कंसोलिडेटेड मटेरियल हो गया, ठीक है, थिनी बेडेड रॉक्स हो गया, फॉल्ट्स हो गया, स्ट्रिप ड्रिपिंग बेड्स हो गया, वर्टिकल क्लिफ हो गया, एबंडेंट प्रेसिपिटेशन हो गया, टोरेंशियल रेन हो गया, और स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन हो गया। तो ये इतने चीज़ हैं जिसकी वजह से ये मास मूवमेंट फेवरिंग करता है, ठीक है। अब फिर देखते हैं कि इस मास मूवमेंट में दो तरीके का होता है, एक तो स्लो मूवमेंट होता है और एक तो फास्ट मूवमेंट होता है, ठीक है। तो स्लो मूवमेंट कौन कौन सा होता है, तो स्लो मूवमेंट में देखते हैं हम स्लो मूवमेंट, ठीक है। स्लो मूवमेंट में कौन कौन सा है, तो एक तो पहला तो क्रीप है और दूसरा हो गया सॉलिफ्लक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। और फिर फास्ट मूवमेंट कौन कौन सा आता है, रैपिड मूवमेंट, जो कि हो गया अर्थ फ्लो हो गया, मड फ्लो हो गया, डेब्रिस एवलांचेस हो गया, ठीक है, लैंड स्लाइड हो गया, फिर से स्लम्प हो गया और डेब्रिस स्लाइड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे है कि जस्ट अ मिनट, देखो कि लैंड स्लाइड के बारे में देखते हैं, ठीक है। सडन एंड स्पॉटिक होता है ये, ठीक है, रिलेटिवली रैपिड होता है, मूवमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट है रिलेटिवली ड्राई, जो मटेरियल होता है वो सूखा होता है, बहुत ड्राई होता है। और इसमें आता है एक स्लम्प, जो कि बैकवर्ड रोटेशन से स्लिप होता है, ठीक है। और रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग होता है विदाउट बैकवर्ड रोटेशन के, उसको हम लोग कहते हैं डेब्रिस स्लाइड, ठीक है। ओवर स्टीप स्लोप रॉक स्लाइड इज़ वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। तो बेसिकली ये जो ये हो गया अपना रैपिड मूवमेंट, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। बेसिकली एवलांचेस बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन आवर कंट्री डेवलिस एवलांचेस लैंडस्लाइड अगर वेरी फ्रिक्वेंटली अगर होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमालय टेक्टोनिकली एक्टिव है, ठीक है, मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हिमालयाज, ठीक है। द स्लोप आर वेरी स्टीप होता है। फिर आते हैं नीलगिरी के बारे में, नीलगिरी बॉर्डरिंग और करता है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। फिर से वेस्टर्न घाट्स हो गया, वेस्टर्न कोट्स टेक्टोनिकल स्टेबल है और हार्ड रॉक से बने हुए हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेदरिंग होता है, टेम्परेचर चेंज एंड रेजिन प्रोनाउंस्ड, ठीक है। फिर आते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन में। इरोजन इन्वॉल्व एक्वाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। इरोजन जो है वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन का रॉक डेब्रिस से, ठीक है। अदर प्रोसेस इरोजन जियोमॉर्फिकेशन, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर में रिमूव फ्रॉम ट्रांसपोर्ट अदर प्लेसेस, ठीक है। बेसिकली इरोजन के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कि थ्रू वेदरिंग एड इरोजन इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस। वेदरिंग एड के लिए इरोजन एक प्री कंडीशन नहीं है जो कि इरोजन जिससे टेक प्लेस करे, ठीक है। वेदरिंग मास वेस्टिंग एंड क्रोसन। फिर आगे देखते हैं हम कि आगे है हमारा डिपोजिशन के बारे में कुछ है, ठीक है। क्रीप और सॉलिफ्लक्शन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपली बता देता हूँ कि क्रीप जो होता है वो सॉइल कवर स्लोप होता है, ठीक है। ये सॉइल कवर स्लोप होता है, मॉडरेटली स्टीप होता है, ठीक है। और सॉलिफ्लक्शन होता है, ये डाउनवर्ड स्लोप फ्लोइंग होता है सॉलिड मास का, ठीक है। फाइन ग्रेन्स होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, अब बढ़ते हैं सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। तो 5 फैक्टर है, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं उतना, पूरा आप डिटेल में जाओ, बट इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम, टोपोग्राफी एंड पेरेंट मटेरियल। ये जो है ये पैसिव कंट्रोल फैक्टर है, ठीक है। टाइम, टोपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल कौन कौन सा हो गया, टाइम, टोपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल, ये पैसिव कंट्रोल फैक्टर है। और क्लाइमेट और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये एक्टिव कंट्रोल फैक्टर है। बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और है मतलब सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डिसिलिकेशन, इसको याद रखेंगे। और हार्डबैंड्स भी याद रखेंगे क्या होता है। तो ग्राउंड वाटर में कैपिलरी एक्शन की वजह से जो इवोपरेट हो जाता है वाटर, और जो रॉक सॉल्ट बच जाता है उसको हम लोग हार्डबैंड्स बोलते हैं, ठीक है। बस तो यही था आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।